अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में कुछ ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे ट्रस्ट हैं जिनके पास कुल प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि छोटे मोटे कंट्री के पास भी उतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी या उनका उतना पूरा जीडीपी नहीं होगा। ये सही सिचुएशन है। और क्योंकि हमारे कुछ ट्रस्ट ऐसे हैं, रिलीजियस ट्रस्ट, जिनके पास 2 लाख 2.5 लाख करोड़ की से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं ये 5 सबसे बड़े कौन से हमारे ऐसे ट्रस्ट हैं जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है और हम उस प्रॉपर्टी का क्या करते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो रिलीजियस कंट्रीज़ माने जाते हैं, जहाँ रिलीजन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। इनफैक्ट हमारे कंट्री में तो हिंदूज़ यहाँ सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर हिंदूज़ की, और हिंदूज़ की नहीं, यहाँ पर मुस्लिम्स की भी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो एक यूनिक एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि शायद दूसरे कंट्रीज़ में नहीं पाई जाती। हालांकि सेक्युलर कंट्री होने के बावजूद रिलीजन की यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। सारी रिलीजन के लोग, चाहे वो मुस्लिम्स हों, हिंदूज़ हों, क्रिश्चियन, सिख या कोई भी, वो अपने अपने रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसकी रेवरेंस रखते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि हमारे कंट्री के 5 कौन से ऐसे रिलीजियस ट्रस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा रिच हैं। तो नंबर 5 पर आते हैं, और नंबर 5 पर है गोल्डन टेम्पल। इसको कहते हैं श्री हरमिंदर साहिब। ये सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, अमृतसर में ये है, और इसके पास जो टोटल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू करीब 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की मानी जाती है। लाखों डिवोटीज़ यहाँ पर आते हैं, और एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इनका वैसे तो ये काफ़ी चैरिटी का काम करते हैं गोल्डन टेम्पल ट्रस्ट के लोग, लेकिन इनका जो एक लंगर लगता है वो लंगर वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि वो इतने लोग वहाँ पर खाना खाकर जाते हैं कि शायद ही किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के फ्री लंगर में इतने लोग खाना खाकर जाते हैं जितना ये गोल्डन टेम्पल ट्रस्ट के लंगर से लोग खाना खाकर जाते हैं। इसके अलावा भी अमृतसर की अपनी इकनॉमी में, वहाँ के सिटी में इस पर्टिकुलर ट्रस्ट का काफ़ी योगदान है और ये काफ़ी सोशल कामों में एक्टिव रहता है। नंबर 4 पर अगर हम आएँ तो हमें मिलता है वैष्णो देवी मंदिर। सबने इसका नाम सुन रखा होगा, वैष्णो देवी मंदिर का। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और यहाँ भी लाखों लोग जाते हैं दर्शन के लिए, और इसकी प्रॉपर्टी की कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपए आंकी जाती है कि इतनी इसके पास इस मंदिर की प्रॉपर्टीज़ होंगी। और जम्मू एंड कश्मीर की इकनॉमी में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसकी जो यात्रा होती है, वैष्णो देवी मंदिर में जाने की यात्रा, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, और उसके लिए वहाँ पर लोकल लोग जो सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़े प्रोवाइड कराते हैं, हज़ारों की तादाद में उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। इसके अलावा भी क्योंकि इतने सारे डिवोटीज़ वहाँ पर जाते हैं तो उससे उस वहाँ की इकनॉमी डेवलप होती है और वहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन 6,000 करोड़ रुपए इसकी करीब प्रॉपर्टी जिसको असेस किया गया, और ये जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से ली गई है। हो सकता है कोई इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और बताता हो। सारे ट्रस्ट के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए नहीं। नंबर 3 पर अगर हम जाते हैं तो बॉम्बे का सिद्धि विनायक मंदिर आता है। बॉलीवुड फिल्मों में इसका बड़ा योगदान रहता है, काफ़ी इसकी पिक्चर्स वगैरह अक्सर दिखाई जाती हैं, और बॉलीवुड के लोग भी, एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी अक्सर यहाँ जाते रहते हैं, इसलिए इसका नाम ऑलमोस्ट लोगों को पता है। बॉम्बे की इकोनॉमी में इस सिद्धि विनायक टेम्पल का, इसके ट्रस्ट का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसकी प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास असेस की गई है, और यहाँ पर ये लोग भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं और लोगों को मेडिकल सपोर्ट देते हैं। तो सोशल कामों में इस ट्रस्ट का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है और लोगों को इससे बहुत मदद मिलती है। नंबर 2 पर आने से पहले सीन बदल देता है। अभी तक हम जिन मंदिर और जिन ट्रस्ट की बात कर रहे थे उनकी वैल्यू 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ की बात कर रहे थे। अब जहाँ हम जाएंगे वो लाखों करोड़ों की बात करेंगे। लेवल एकदम चेंज हो जाता है। 2 ऐसे हमारे ट्रस्ट हैं जो लार्जर देन कंट्रीज़ है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला का। ये नंबर 2 पर आता है, और इसकी प्रॉपर्टी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास असेस की गई है। कोई कंपैरिजन नहीं है जो मैंने बाकी 3 ट्रस्ट बताया उसका और इसका। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिचेस्ट है। 2011 में इसके ट्रेजर्स
को जब असेस किया गया, जो नीचे तहखाने में इसके ट्रेजर्स मिले, उनको जो उनका जब असेसमेंट किया गया तो उसकी वैल्यू करीब इतनी, या कुछ लोग कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा इनकी वैल्यू है। ख़ास करके हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो सोना और जो कॉइन्स और जो मूर्तियाँ मिली हैं उनकी कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका इतना इसके पास वैल्यू है, इतनी इसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन भी सोशल कामों में ये करते हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना शायद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का है। 2011 से पहले इस टेम्पल का इकोनॉमिक वैल्यू शायद इतनी ना आती जितनी आज आ रही है। नंबर 1 पर अब इस कंट्री में जो ट्रस्ट है, जो रिलीजियस ट्रस्ट है, जो सबसे रिच माना जाता है, वो है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। तिरुपति में सिचुएटेड ये मंदिर है, तिरुपति का मंदिर, और यहाँ की जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए असेस की गई है। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी असेस की गई है। ये एक ह्यूज वैल्यू। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो पद्मनाभ जो मंदिर है वो इससे भी ज़्यादा रिच है, लेकिन जो आंकड़े अवेलेबल हैं उस हिसाब से मैंने नंबर 1 पर रखा है। आप किसी और को भी रख सकते हैं। इसके पास भी लाखों लोग जाते हैं दर्शन के लिए, लाइन लगती है काफ़ी लंबी, तब दर्शन मिलता है। और पूरा का पूरा तिरुपति शहर की इकोनॉमी इसी मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है। लोग जाते हैं, लाखों लोग लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो 5 ट्रस्ट मैंने आपको बताए और जो 5 मंदिर मैंने आपको बताए, ये कंट्री में बहुत लोगों की सोशल हेल्प भी करते हैं और काफ़ी कंट्रीब्यूशन पे। तिरुपति मंदिर के तो कई प्रोफेशनल कॉलेजेस बने हुए हैं, इवन माँ वैष्णो देवी मंदिर ने भी कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस बनवाए हैं। इन सभी ट्रस्ट का कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों में रहता है। ये थे 5 सबसे बड़े, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि बाकी ट्रस्ट कुछ गरीब हैं। साईं बाबा मंदिर की मैंने बात नहीं करी, उनके पास भी प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, उनका नाम भी इन टॉप 5 में आ सकता है। अगर कुछ और सर्च किया जाए तो हो सकता है वो पहुंच जाए टॉप 5 में। लेकिन ये सारे हैं, इसके अलावा भी और ट्रस्ट हैं, खाली हिंदूज़ के ही नहीं, क्रिश्चियंस के, मुस्लिम्स के, उनके भी ऐसे ट्रस्ट हैं, रिलीजियस ट्रस्ट, जिनके पास काफ़ी असेट्स मौजूद हैं और वो उन असेट्स का इस्तेमाल अपनी कम्युनिटी के इस्तेमाल के अच्छे होने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम इन चीज़ों में ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब हमारा ये नहीं था कि हम इन 5 बड़े ट्रस्ट के बारे में जान जाएं, आप शायद पहले से जानते होंगे इनके बारे में, लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व करें तो ऑब्ज़र्वेशन ये है कि इनके पास जो पैसा आता है वो पब्लिक का पैसा है, हमारा और आपका पैसा है, जो हम डिवोटीज़ जाते हैं यहाँ पर पैसा देते हैं। लेकिन इन पैसों से ह्यूज असेट्स क्रिएट किए गए हैं, बड़े असेट। खाली इन्हीं 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं, जो बड़े ट्रस्ट हैं, छोटे ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास तो पैसों की कमी होती है। जो बड़े ट्रस्ट हैं वो बड़े असेट्स क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन जब पब्लिक डोनेट करती है इनको पैसा, तो क्या वो ये सोचकर पैसा डोनेट करती है कि इनके पास सोना चांदी असेट क्रिएट होंगे? वो डेफिनेटली ये सोचकर डोनेट करती है, ये सोचकर अपना दान देती है, ज़कात देती है कि इस पैसे को पब्लिक की भलाई के लिए, सोसाइटी के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन खर्च करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने सारे असेट्स का क्रिएशन क्या ज़रूरी है? और क्या ये इतने सारे जो असेट्स हैं, जो मोस्टली थ्रू डोनेशन ही क्रिएट हुए हैं, तो क्या इनका कुछ बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है? चलिए कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ चीज़ों को देखते हैं कि इन असेट्स का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, जिससे कंट्री की इकोनॉमी को भी ये सपोर्ट करें। तो एक इसमें रास्ता ये है कि ये जितने भी असेट्स हैं इनका प्रॉपर वैल्यूएशन का एक मेथड होना चाहिए, और इन सारे असेट्स को प्रॉपरली गवर्नमेंट को वैल्यू कराकर ये एक करेक्ट वैल्यू निकालनी चाहिए कि इनकी वैल्यू है क्या। और एक सिस्टम होना चाहिए कि 5 साल 10 साल में एक बार इनको रीवैल्यू कराया जाएगा, उसमें जो खर्चा होगा वो खर्चा किया जाएगा, क्योंकि इतना फंड है तो खर्च हो सकता है। इन सारे असेट्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली वैल्यू करा करे और उसकी वैल्यू निकाल के रखनी चाहिए। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, इनको ये इनकरेज करना चाहिए कि जो असेट्स फिक्स्ड हैं उसको ये मोनेटाइज कराएं। इसके लिए इन ट्रस्ट को इनकरेज करना चाहिए। ये खाली, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये खाली इन 5 ट्रस्ट की बात नहीं हो रही है, सारे उन ट्रस्ट की, इवन जिसमें दूसरे रिलीजन्स के, दूसरे कम्युनिटीज़ और कल्चर के ट्रस्ट भी आते हैं। तो जो बड़े ट्रस्ट हैं, एक कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दी जाए, उसके नीचे के जो ट्रस्ट हैं, छोटे हैं, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन बाकी के जो ट्रस्ट हैं इनको इस बात के लिए इनकरेज किया जाए कि इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ये मोनेटाइज कराएँ। ख़ास करके गोल्ड,
जो ख़जानों में रखा हुआ है लाखों करोड़ों रुपयों का, उस गोल्ड को निकाला जाए और उसका कुछ पोर्शन मोनेटाइज किया जाए। और अगर फिर से उसमें और गोल्ड आ जाता है, दान लोग कर देते हैं, तो उसको फिर मोनेटाइज किया जाए जिससे लोगों तक पहुंच सके। कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ये बड़ा अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ऊपर वेल्थ और इनकम टैक्स के एम्बिट में इनको लाया जाए। जो भी वेल्थ इन्होंने एक्यूमुलेट करी है उस वेल्थ पर कुछ टैक्स लगाया जाए, या ड्यूरिंग द ईयर जो डोनेशन आई है उसमें से जो खर्च हो गई वो ठीक है, जो नहीं खर्च हो पाई उसको भी इनकम टैक्स के एम्बिट में लाया जाए। हो सकता है टैक्स रेट कुछ कम रख दिया जाए, लेकिन उसको भी टैक्स किया जाए जिससे कि कंट्री के बजट में सपोर्ट मिल सके। इतना बड़ा इकोनॉमिक हम एक ग्रुप रखे हुए हैं और हम उसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते। नेक्स्ट सजेशन, कैश डोनेशंस। आज के ज़माने में हर काम जब इलेक्ट्रॉनिकली होता है तो फिर हम दान पात्र की डिब्बियाँ के बॉक्सेस मस्जिदों में, मदरसाओं में, टेम्पल्स में, इन जगहों पर क्यों रखते हैं, चर्चेस में क्यों लोग जाकर वहाँ पर उतना कैश डालें जो कि अनअकाउंटेड भी रह सकता है, अनरिजॉल्व भी रह सकता है कि वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। क्यों नहीं हम वहाँ उसकी जगह पर रिप्लेस कर देते उसको QR कोड से, कि अब जिसको भी डोनेट करना है वो आएगा और QR कोड से डोनेट करेगा, जिससे पैसा कहाँ से आया है और कहाँ गया है इसका सारा हिसाब किताब रहेगा। और नेक्स्ट, एक रोबस्ट ऑडिट सिस्टम और प्रॉपर रेगुलेटर। हमारे इतने बड़ी जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है लाखों करोड़ों रुपए की, उसका कोई रेगुलेटर नहीं है। कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो सब देखते हैं। रेगुलेट करने का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट इन संस्थाओं को, इन ट्रस्ट को कंट्रोल करे। इसका मैनेजमेंट इनके हाथ में ही रहना चाहिए, कंप्लीट मैनेजमेंट उनके हाथ में रहना चाहिए विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन एक रेगुलेटर होना चाहिए जो ये देखे कि इनके फंड्स जहाँ से आ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, उसका कंप्लीट ऑडिट हो और इसमें किसी तरह की कोई घपला ना हो। तो ये थे हमारे सजेशंस, शायद ये काम आएँ। अगर कोई पॉलिसी मेकर इसको सुनेगा तो हो सकता है इसमें से अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक बहुत बड़ा हमारे पास ट्रेजर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको कंक्लूड हम ऐसे करेंगे कि जो हमारे टेम्पल ट्रस्ट हैं, जो हमारे रिलीजियस ट्रस्ट हैं, टेम्पल ही नहीं दूसरे रिलीजन के भी, उन ट्रस्ट को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा इनका इस्तेमाल हम अपनी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रिलीजन का रोल जब हमारे कंट्री में है तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में भी होना चाहिए। अभी हमने देखा हाल में ही राम टेम्पल में एक अलीज किया गया कि वहाँ कुछ फ्रॉड हुआ। इससे पहले भी इस तरह की न्यूज़ आती रही है। तो अगर एक प्रॉपर रेगुलेटर होगा, प्रॉपर ऑडिट सिस्टम होगा, तो इस तरह की चीज़ें नहीं आ पाएंगी या इस तरह के इल्ज़ामात लोग नहीं लगा पाएंगे अगर उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा, प्रॉपरली रेगुलेट किया जाएगा। तो आई थिंक हमने इसको एक राइट स्पिरिट में लेना चाहिए इस तरह के एफ़र्ट्स को, और हम कोशिश करें कि हम प्रोफेशनली चीज़ों को करने की कोशिश करें, स्पिरिचुअल वेलबींग के साथ इकोनॉमिक वेलबींग में भी अपने इन वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।